हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अरविंद है। दोस्तों, आईआईटी जेईई 2026 का काउंसलिंग फॉर्म मैं भर रहा था, तो उस टाइम भूल गया कि वीडियो भी बनानी है, तो स्क्रीनशॉट लेके रखा है और आइए आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हम फिल करेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एज ए एस्पिरेंट हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, एकदम बढ़िया से बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आईआईटी जेईई 2026 का फॉर्म देखो, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी मार्क्स कट ऑफ के बराबर या उससे ऊपर आई है, वो सभी एलिजिबल हैं। बट उस पर आपको आईआईटी मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है। फिर वो सीसीएमएन, अलग अलग एनआईटीज़ और भी बहुत सारे जो भी जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट में एलिजिबल रहते हैं वो वहाँ काउंसलिंग कराते हैं और इसी के बेस पे एडमिशन लेते हैं हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं अपने पोर्टल पे, तो अपना बेसिक जो डिटेल्स है, इनरोलमेंट आईडी, नाम, ईमेल आईडी, ये सब फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखेगी। ब्लड ग्रुप चेक करवा लेना है दोस्तों। ब्लड ग्रुप बहुत लोगों को पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था। एक्चुअली पता था, बहुत पहले चेक करा था, बट मैं कंफ्यूज था कि ओ पॉजिटिव या ये दूसरा कोई। तो मैं गया क्लिनिक पे और जहाँ चेक होती है उन्होंने 5 मिनट में चेक करके मुझे बता दिया। और ये इमरजेंसी इसलिए होता है क्योंकि हम जब हॉस्टल में जाते हैं, हालांकि वहाँ पे भी ये सभी चीज़ें चाहिए होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में, बट जब हम वहाँ जाते हैं तो मेडिकल इमरजेंसी मान लो किसी को आ गई और मान लो सोचो उसके पास बहुत कम समय बचा हो, ऐसा रहता है ना कि भाई आपने 5 मिनट पहले लाया हो, तब सोचो 5 वो ले जाके सबमिट करा उसको, ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका उसको और सोचो उसको ब्लड चाहिए, तो ब्लड ग्रुप चेक करने में उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। खैर, इतना बताने के बाद हो सकता है सभी चेक कराएं। उसके बाद अपना कोर्स मतलब ये सेलेक्ट कर लेना कौन सा है आपका, फिर अपना स्ट्रीम कौन सा था। अब देखो, मैंने तो पास सेलेक्ट किया है और 2024 में पास हो गया था। टेक्निकली मेरी 2026 में तो एमएससी भी हो जानी चाहिए थी और मैं कर भी रहा था। खैर, वो अलग बातें हैं। तो उसके बाद आप अवेटेड में डाल देना और अपना इसी साल 2026 में पास हो गए 2026 डाल देना। दोस्तों, ये आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं होगी, मतलब पूरा अगर सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर, ईयर वाइज है 3 ईयर का, तो आप इसको नो कर देना। मेरे पास था इसलिए एस किया है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें दिक्कत ये आती है ना कि जनरल जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और ये सभी जो चीज़ें हैं, कॉलेज आईडी, ये सब हमारी नेशनलिटी को प्रूफ नहीं करती, तो कोई भी बनवा लेगा, है ना। तो नेशनलिटी के लिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या फिर तो वोटर आईडी चाहिए या फिर तो हम टीसी सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं कि आप दे दो, बट उसमें हमारा नेशनलिटी दिखना चाहिए, इंडियन मतलब दिखना चाहिए कि इंडिया का है ये वो। ठीक है, और वैसे भी मेरे पास जो टीसी मिली थी कॉलेज से उसमें लिखा हुआ था, मुहर स्टैम्प वगैरह लगा हुआ था ना, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कहाँ का कॉलेज ये वो, है ना। तो सबसे आसान वो भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, पर दिक्कत ये वाली बात ये है ना कि जैसे अभी जो 5th सेमेस्टर में है उसको टीसी अभी नहीं मिलेगी, वो पास होने के बाद टीसी देते हैं ना। तो यही है बस। क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करा मैंने, क्लास 12th की मार्कशीट, जो भी मार्कशीट या फिर तो जो भी चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं 300 जो केबी है उससे नीचे होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे देखें तो अपलोड डिग्री सर्टिफिकेट में तो सर्टिफिकेट तो पास होते हैं उसके 1 साल बाद मिलती है, तो मैंने ले लिया था तो मैंने अपलोड कर दी। मतलब ये है कि जो ड्रॉप ले लेते हैं उसको ज़्यादा कोई लफड़ा ही नहीं होता बाद में कि डॉक्यूमेंट ये सबमिट करो वो सबमिट करो। हालांकि वो टाइम देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये डिग्री के लिए स्टार भी नहीं लगा तो ये कंपलसरी भी नहीं है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपका नहीं होगा अगर आपके पास, तो आप अंडरटेकिंग फिल कर सकते हो, जाहिर सी बातें नहीं होगा, या फिर तो आप चाहो तो 5th सेमेस्टर तक अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको अगर ऐसा कुछ लगता है कि भाई इसने गलत फॉर्म फिल दिया है, मतलब फिल कर दिया है, तो वो आपको मेल पे कांटेक्ट करेंगे, लिंक देंगे, यहीं से चीज़ें चेंज करवाएंगे, वो अपनी लोड वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड में देखेंगे तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मतलब 4th सेमेस्टर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें सभी डिटेल्स भरने, नेम ऑफ सब्जेक्ट ऐड करना है, ग्रेड जो आपका एसजीपी आया था और यहाँ पे टोटल आउट ऑफ कितना था। ठीक है, ये सभी चीज़ें पूरा ऐड जब करेंगे उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट और थर्ड ईयर की मार्कशीट अलग अलग से। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं कि किसी की जो सीजीपीए थी वो 8 थी और लास्ट तक जाते जाते उसने मान लो कि इम्प्रूव कर लिया, तो इसलिए वो बारी बारी से देखते हैं, वो सभी चीज़ अच्छे से चेक करते हैं। खैर, उसके बाद जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना वो उसके लिए ज़्यादा फिल कराते हैं। तो इसको मैं सजेस्ट करूँगा एमएस वर्ड में ही फिल करना चाहिए। पहले नाम लिखो, इनरोलमेंट आईडी जेएम वाली, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री था मेरा, बट किसी और कोर्स से तो आप लिख सकते हो। ये देखो, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने तो 3 मैथ्स पढ़े थे पूरा ग्रेजुएशन में, बट वो कहते हैं कि एटलीस्ट 2 सेमेस्टर में आपके पूरे ग्रेजुएशन में अलॉन्ग विथ दिस केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाते हो कुछ आईआईटीज़ में। जैसे सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे ही ये कहती है
कि आपको आईटी बॉम्बे में इधर लिख देता हूँ कि आईटी बॉम्बे ही कहती है कि आपको 2 सेमेस्टर में होना चाहिए मैथ्स, तभी हम आपको अलाउ करेंगे केमिस्ट्री के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके रैंक अच्छा होते हैं वो फिर आईटी बॉम्बे छोड़ के आईटी दिल्ली आना पड़ता है उनको। आईटी दिल्ली भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्स कोड भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो हम अपने मार्कशीट में देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रेफरेंस हमें चूज़ करना पड़ता है। प्रेफरेंस में देखिए आईटी बॉम्बे मैंने पहला रखा, फिर दिल्ली, फिर मैंने रुड़की रखा, चौथे में आईटी कानपुर, फिर गुवाहाटी, मद्रास, ये सभी चीज़ें हैं, और उधर तो रैंडमली भर दिया है। मैंने सिर्फ 5 से 6 ही यहाँ पे प्रेफरेंस चूज़ किया है, क्योंकि मेरा जो रैंक है वो 151 रैंक है। 151 रैंक पे ठीक ठाक आईटीज़, ठीक ठाक क्या मतलब टॉप आईटीज़ तो मिल ही जाएगा। तो 10-15 आईटी रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो 4-5 आईटी 6 आईटी रखा है, ठीक है। आप चाहो तो सब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सभी चीज़ें हम बोलेंगे कि हाँ हमने सब पढ़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, सेव एंड व्यू करेंगे। सेव एंड व्यू आप 4 से 5 बार खुद करेंगे, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, किसी दोस्त से करवाएंगे। और फिर उसके बाद जब आपको सारी चीज़ें लगेगी सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सही सबमिट करे हैं, फिर आप सबमिट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे। वहाँ पे आप क्यूआर जनरेट करके या फिर तो जिनसे भी मेथड से आप ये पेमेंट करना चाहते हो कर देना। बाद में आपका जो एप्लीकेशन स्टेट है वो कुछ ऐसा आएगा कि आपने हाँ पेमेंट तो आपने भेज दिया है और हमें पेमेंट आ गया, एप्लीकेशन आपका सबमिट हो चुका है। ये अभी फ़िलहाल ऐसा स्टेटस शो कर रहा है। बाद में दोस्तों यहाँ पे चेंज होगी, फाइनल किस स्क्रूटनी के अंडर में है, स्क्रूटनाइज हो गया है, मतलब चेक हो गई है, ये सभी चीज़ें होगी। तब तक हमें देखते रहना पड़ेगा लॉगिन कर करके, ठीक है। जैसे हमने फॉर्म भरा था उस टाइम भी देखना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों यहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा आईटी अलॉट हुआ नहीं हुआ, सभी चीज़ें यही है। तो ये पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी भी सबमिट करने के बाद यहाँ पे एडिट प्रेफरेंस कर सकते हैं। अभी भी आपको लगता है कि यार प्रेफरेंस गलती में इधर उधर भर दिया तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। और प्रेफरेंस भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है मैं दोस्तों, क्योंकि मान लेते हैं कि आईटी बॉम्बे है, फिर आईटी दिल्ली है, फिर आईटी रुड़की है। जनरली सभी कोर्सेज के यही सभी ट्रेंड रहते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लोग आईटी गुवाहाटी चूज़ करते हैं, अदरवाइज तो सबका यही जनरल रहता है कि बॉम्बे दिल्ली रुड़की मिल जाए, या फिर तो बॉम्बे दिल्ली कानपुर मिल जाए, या फिर तो बॉम्बे दिल्ली मद्रास, मतलब जो भी बॉम्बे दिल्ली तो टॉप में रखते हैं। उसके बाद उनका अपने घर के नज़दीक या फिर तो जैसा भी हो कर लेते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आईटी बॉम्बे में मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी तक के लिए 34 रैंक जाती है क्लोजिंग, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री के लिए 34, 35 ऐसे। अब किसी ने गलती से आईटी रुड़की रख दिया ऊपर, तो आईटी रुड़की में कितना है 100 तक चली जाती है ना। तो उसको पहले राउंड में ही आईटी रुड़की अगर मिल गया गलती से, क्योंकि वो देखते हैं कि जो चाहिए वो आप फर्स्ट में रखो, आपका जो चॉइस आपने पहले रखा है उस वही आपको मिलेगा। तो पहला मिल गया आईटी, इसको रुड़की मिल गया, अब उसने बॉम्बे दिल्ली नीचे रख दिया है तो वो इसको नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो सबसे फर्स्ट वाला असाइन हो गया, सबसे फर्स्ट नहीं कहीं पे भी, मतलब ये असाइन हो गया तो इसके नीचे सब गायब, ये असाइन हो गया तो इसके नीचे सब गायब, ये असाइन हो गया तो इसके नीचे गायब। लेकिन अगर आपको नीचे वाले प्रेफरेंस जो रखे हैं वो असाइन हुआ है, वो आपको अलॉट हुआ है, तो ऊपर वाले मिल सकते हैं, उसके ऊपर वाले मिल सकते हैं। क्योंकि 4 राउंड होती है फिर भी सीट बचता है, तो एक 5वां एडिशनल राउंड भी होती है, बट वो कम चांसेस रहते हैं। क्योंकि 25 में हुई थी, 24 में नहीं हुई, 23 में नहीं हुई, 22 में भी नहीं हुई थी, तो वो ऐसा कहते हैं, ठीक है। अगर 1-2 सीट भी बाकी रहता है तो वो एडिशनल राउंड कर देते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक आईटीज़ में वो चीज़ रहे, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, हम काउंसलिंग फॉर्म में ये सब भर दिया हमने, उसके बाद ये सभी चीज़ें कर दी, पेमेंट कर दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप फॉर्म फिल करिए। आप कोई सी भी कैटेगरी में हो, 1000 रैंक तक है तो आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एक बार देख लीजिएगा कट ऑफ अलग किसी का कोर्स है तो कि उसमें कहाँ तक मिल रहा है, अगर जहाँ तक मिल रहा है वहाँ तक रैंक है तो भरना ही है। उससे 100, 200, 500 रैंक इधर उधर भी है तो आप चाहो तो फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे अभी भी याद है पिछले साल मेरा एक दोस्त था, उसको एमएससी केमिस्ट्री नहीं, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है आईटी बॉम्बे में एक कोर्स है, और उस पर बहुत ज़्यादा ही रैंक तक मिल रही थी सबसे लास्ट 5th राउंड में जो एडिशनल राउंड हुई थी, बट उसने फॉर्म ही नहीं भरा था। उसको भरना चाहिए था, अगर वो मिल जाता वहाँ पे भी जाके तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है यहाँ वहाँ से एमएससी करने से तो बढ़िया है कि आईटी बॉम्बे से थोड़ा कोर्स भी बदल दिया जाए तो उतना लोड नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपके पास डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, एक्सेप्ट आप रिजर्व कैटेगरी से स्टूडेंट है, कोई जनरल डब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है, तो वो सर्टिफिकेट आपका आप सही होना चाहिए। सही था तभी तो अब तक आप उस कैटेगरी का बेनिफिट उठा रहे हो, मतलब उसमें अभी तक रखा गया, अदरवाइज जनरल में कन्वर्ट कर देते हो। तो इसलिए क्या है कि अगर ये नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कि बाहर कर दिए जाएंगे हम, ये नहीं रहेगा तो होगा ये कि हमारा जो कट ऑफ जहाँ 100 पे एडमिशन होनी चाहिए, मतलब 100 रैंक पे हो जाना चाहिए, वहाँ आपको 34, 35 ऐसे रैंक लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो
एक मेजर शिफ्ट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास मार्कशीट पूरी नहीं है, आपके पास प्रोविज़नल नहीं है, सर्टिफिकेट, मतलब बाकी सभी चीज़ें आपके पास जो भी नहीं है, उसके लिए आपको डिक्लेरेशन जो मिला है उससे काम चलाना है। उस डिक्लेरेशन में यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे डेट एंड प्लेस का लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर का नीचे था और ऊपर यहीं था नॉट सबमिटेड वाले। तो आप बोल देना कि हमने यहाँ से यहाँ ये सभी चीज़ें सबमिट करी है, यहाँ से यहाँ ये सभी चीज़ें सबमिट नहीं करी है। तो जो जो चीज़ें आपने सबमिट नहीं करी है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं अक्टूबर तक, मतलब ये अक्टूबर तक डेट देते हैं। जैसे हम जुलाई में जाएंगे आईटीज़, ठीक है, 15 से 20 जुलाई जो होगी 2026, ये मैक्सिमम सभी आईटीज़ के डेट होंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो अगस्त सितंबर 2 महीने एक्स्ट्रा देते हैं वो, या तो 1 महीने और मान लो आप, इतने टाइम तक देते हैं और कहते हैं कि 31 अक्टूबर तक आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स करवा के ले आओ, ताकि हम आपका एडमिशन विथड्रॉ ना करें। क्योंकि जो स्टार्टिंग में एडमिशन होती है वो प्रोविजनल एडमिशन होती है, अनटिल हमारा जब सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई ना हो जाए और हम उस कोर्स के लिए एलिजिबल ना रहे, ठीक है। तो इतना ही आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत होगा आप बताना दोस्तों, और भी चीज़ें आपकी जो भी डाउट होगी कि कौन सा आईटी जाना चाहिए, एनआईटी जाना चाहिए, या फिर तो बहुत सारी जो भी चीज़ें होंगी, वो फ़िलहाल मैं इसी में लगा हुआ पिछले 1-2 साल से, तो आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ ऐसा मैं मानता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप पूछेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।